नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। महसूस ये हो रहा है कि तहरीक इंसाफ एक मुल्क भर में एक मैसिव कैंपेन शुरू करने जा रही है, बल्कि एक तहरीक शुरू करने जा रही है। और इसके लिए बाकायदा से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मुल्क भर के जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, अब वो मुतहर्रिक रहे, हम आप तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, आज जो 27वीं आईनी तरमीम है उसकी जो खबर है नाज़रीन पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रही है। ज़ाहिर है नून लीग कह रही है कि हमें पता ही नहीं है इस तरमीम का। इससे पहले बैरिस्टर अकील साहब जो आज से चंद दिन पहले कह चुके थे कि भाई अभी तक इस पर डिस्कशन ही नहीं हो रही। एहसन इकबाल साहब को सुने नाज़रीन, ये आज से 1-1.5 हफ्ता पहले इस तरमीम के बारे में, 27वीं यानी तरमीम के ड्राफ्ट के बारे में, बल्कि इसकी सोच विचार के बारे में क्या कह रहे हैं आप पहले सुन रहे हैं। 26वीं तरमीम की तो अभी तक गूंज है, अदालत में मुकदमा ज़ेर बहस है। 27वीं की तैयारी है, अभी तक कोई ऐसी मुसवदा हमारी नजरों से तो नहीं गुजरा। मुसवदे पहले का मरहला होता है सोचो विचार, तो नहीं अभी तो कोई ऐसी बात हमारे इल्म में 27वीं का मैंने सोचो विचार भी शुरू नहीं हुई। नहीं ऐसे कोई क्या ये तो नहीं कहीं और शुरू हो गई आपको बात नहीं अभी ऐसी कोई चीज नहीं है। ये नाज़रीन बहुत हैरान कुन है कि इस तरमीम के बारे में हुकूमत में से किसी को पता ही नहीं है जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका ड्राफ्ट ट्वीट नहीं कर दिया। यानी इसके अंदर नाज़रीन बहुत सारी बुनियादी स्ट्रक्चर को, ढांचे को तब्दील किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। लेकिन नून लीग ये कह रही है कि हमें पता ही नहीं था, या हमें पता ही नहीं है, या इस पर कोई डिस्कशन ही नहीं हुई, इस पर कोई बातचीत ही नहीं हुई। सिद्दीक जान साहब नाज़रीन अपने एक व्लॉग में कहते हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम लाई गई तो आसिफ अली जरदारी साहब के स्टाफ को यह कहा गया कि रात को इन्हें सोने की गोलियां नहीं देनी। जरदारी साहब को हर सूरत आपने जगा कर रखना है, सोने की गोलियां नहीं देनी, चूंकि हमने तरमीम यहां से मंजूर करवानी है और फौरी तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर दस्तखत नहीं करेगा। लिहाजा जरदारी साहब को यह भी इजाजत नहीं थी कि उनका स्टाफ उन्हें गोलियां दे। पाकिस्तानी पार्लियामान के अंदर नाज़रीन जो पार्लियामेंटेरियंस आकर बैठे हुए थे, उन्हें यह इजाजत नहीं थी कि खुदा न खास्ता अगर किसी को मसला है, किसी की शुगर हाई हो रही है तो वॉशरूम में जा सके। लिटरली नाज़रीन 1-2 पार्लियामेंटेरियंस ने खुद ये हमें बताया कि उन्होंने जब ये दरखास्त की कि भाई हमने वॉशरूम तक जाना है, तो उन्हें ये कहा गया कि जिस तरह मर्जी है एडजस्ट करो, टांग पर टांग रखकर बैठो, लेकिन वॉशरूम का नाम नहीं लेना। और फिर जब वो वॉशरूम गए तो वॉशरूम का कहा गया कि अंदर से कुंडी नहीं लगानी, दरवाजा खोल कर करना है, जो कुछ करो। और 2 बंदे बाहर खड़े थे और वो कह रहे हैं कि चंद सेकंड के बाद बाकायदा से नॉक किया गया, टक 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 टक, बाहर निकलो और पार्लियामान के अंदर जाओ। अब नाज़रीन जो 27वीं यानी तरमीम आ रही है, इसके बारे में मोहम्मद मालिक साहब ये कहते हैं कि ये 30 नवंबर से पहले हमने इसे असेंबली से ये मंजूर होगी, और पार्लियामेंटेरियंस ये कह रहे हैं कि हमने इसे 30 नवंबर से पहले इस तरमीम को हमने करना है। उसकी वजह क्या है ये सुन लें आप। 2 खबरें शेयर कर दूं। मैंने ही आपको बताया था कि 70 साल की उम्र है, मेरी इत्तला है लेटेस्ट कि ये उम्र की हद 68 ईयर्स की जा रही। दूसरी ये मैंने कहा था कि दिसंबर में होगी, अब मेरी इत्तला ये है कि 30 नवंबर से पहले होगी ये 27वीं तरमीम। और उसकी वजह एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत की रिटायरमेंट है 30 नवंबर, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनको लिए एक बड़ा रोल दिया जाए, तो इस पर कोशिश है कि 30 से पहले हो जाए। मोहम्मद मालिक साहब के मुताबिक एक बड़ी हाई प्रोफाइल पाकिस्तान की पर्सनैलिटी है, शख्सियत है नाज़रीन, इंपॉर्टेंट तरीन उनकी एक्सटेंशन का मामला है, उससे पहले नाज़रीन, एक्सटेंशन का नहीं बल्कि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है उससे पहले ये तरमीम करनी है। और दूसरी शायद काजी फाइद ईसा को नाज़रीन एक रिटायर्ड करैक्टर को वापस लेकर आना है। दुनिया भर में नाज़रीन लोग रिटायर होते हैं, पाकिस्तान के अंदर ये रिटायरमेंट नाज़रीन जुर्म तस्वुर किया जाता है, और रिटायर होने का मतलब यह है कि दूसरी कोई स्पेस क्रिएट करनी है, जगह क्रिएट करना हो, वहां से वापस सिस्टम के अंदर आना है। तो नाज़रीन जो मुल्क 60-70% उसके अंदर नौजवान हो या नौजवानों पर मुश्तमिल नाज़रीन उसकी आबादी हो, उस मुल्क में नाज़रीन अगर रिटायर लोग इस तरह से बाहर से वापस आएंगे, या मुख्तलिफ महकमों से रिटायर होने वाले लोग मुख्तलिफ इदारों की सरबराही करेंगे, तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं नाज़रीन कि मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, किधर जाएगा, और ये समझ से बाहर है। दूसरी जानिब नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के जो सोहेल खान अफरीदी साहब है, सीएम खैबर पख्तूनख्वा, उन्हें बाकायदा से धमकाया जा रहा है, उन्हें बार बार थ्रेट किया जा रहा है, बार उन्हें थ्रेट किया जा रहा है। अच्छा, ये जो धमकियां दी जा रही हैं, ये धमकियां दी जा रही हैं बाकायदा से फैसल वावड़ा साहब की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, और फवाद चौधरी साहब भी ऐसा ही माहौल बना रहे। आप ये पहले अता तारड़ साहब को सुन लें। जब कोई जुर्म सरजद होता है तो वो ये बात नहीं देखी जाती कि आपके सौदे पर फायज हैं। और देखिए वो वीडियो वजीर आला केपी सोहेल अफरीदी ने खुद लगाई कोर कमांडर हाउस जाने की, सोशल मीडिया पर कंफ्यूज किया गया जमान पार्क की वीडियो के साथ। ये दोनों वीडियोस मौजूद है ऑन रिकॉर्ड, जमान पार्क की अलग मौजूद है, कोर कमांडर हाउस की अलग मौजूद है। जिस तरह किसी भी मुल्जिम का ट्रायल चलता है, एक फेयर ट्रायल होना चाहिए इस बात का, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आप इस आड़ में नहीं छुप सकते कि मैं वजीर आला हूं। बिल्कुल एक किसी भी शहरी की तरह ये एक कानूनी कार्रवाई इस पे बनती है, तो कानून के मुताबिक जो है इस मामले को चलना चाहिए। अब नाज़रीन रात को एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर फैसल वावड़ा साहब जो कहते हैं कि एक आजाद कबीले से उनका ताल्लुक है, उन्होंने यह कहा कि मुल्क अब ऐसे ही चलेगा, तरक्की तरमीम, पता नहीं कौन सी तरक्की और पता नहीं कौन सी तरमीम तो खैर नजर आ रही है, तरक्की कौन सी वो पता नहीं। उनका तरक्की तरमीम करके मुल्क आगे चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने और या सोहेल खान अफरीदी ने अगर किसी भी तरह की कोई भी तहरीक चलाने की कोशिश की, इस्लामाबाद की तरफ आने की कोशिश की, तो मुरीद के को रिपीट किया जाएगा। इमेजिन दैट।
मुरीदके के अंदर नाज़रीन एक मजहबी जमात, उसके 2 लीडर्स गायब है, मिसिंग है, उनके बारे में कोई खबर नहीं, कोई इत्तला नहीं। मुरीदके के अंदर नाज़रीन क्या हुआ, उसका कोई भी एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन उसकी नहीं हो सकी, उसका खुलासा नहीं हो सका। ये वाव डॉक्टर साहब को सुना। अब कोई चढ़ाई, बदमाशी, गुंडागर्दी, दबदबा, बदमाशी, दोष, जबरदस्ती की ट्राई भी हुई तो प्रेसिडेंट सेट हो गया। फेंटे के साथ तहरीक लब्बैक का प्रेसिडेंट सेट है बैनिंग की तरफ। तो आई होप कि हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो उसमें क्लैरिटी रखिए, मेरे पास जमहूरी ज़बान नहीं है कि मैं कहूंगा जी वो अमन करेंगे, वो कमरा नहीं तोड़ेंगे, उनका जमहूरी राइट है, आप आ जाएं, उधर रुक जाओ। अच्छा, और नाज़रीन फवाद चौधरी साहब भी ऐसी बातचीत कर रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करती, और मुज़ाकरात भी कैसे कि तहरीक इंसाफ एक स्टेप पीछे जाए। इमेजिन दैट नाज़रीन, पीटीआई को करेंगे एक स्टेप पीछे जाए। एक ऐसी पार्टी जिसके शायद खटक साहब ने कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा भाई आपने हमें दीवार के अंदर चुन दिया है। एक ऐसी पार्टी जिसके लीडर के साथ नाज़रीन मुलाकात नहीं हो रही। फवाद चौधरी साहब कहते हैं वो एक कदम पीछे जाए, और अगर वो पीछे नहीं जाती तो इनके साथ वही सलूक होगा जो उस मजहबी जमात के साथ हुआ। ये फवाद चौधरी साहब को सुना। देखो, मैंने तो पहले दिन ये कहा है कि हुकूमत एक कदम आगे बढ़े और इमरान खान और पीटीआई एक कदम पीछे हटे, ताकि एक स्पेस क्रिएट हो। अगर आप स्पेस क्रिएट करना ही नहीं चाहेंगे, और अगर आप सिर्फ समझते हैं कि आपने सिर्फ अपना, देखो एक लोग हैं जो माचिस लेके अलाव के इस ढेर के ऊपर खड़े हैं, जो ही आग नीचे आना शुरू होती है वो फिर आग जो है वो जला देते हैं। अब ये फैसला तो देखिए करना है दोनों साइडों ने। उसके बाद नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। इसमें इन्होंने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है, ग्रीन तोते के रंग की, और वो कहते हैं कि अगर हम ये तहरीक नहीं चलाते तो अगले 60 से 65 दिनों में सोहेल खान अफरीदी को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा। और हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि वो बजोरे ताकत इस लॉन्ग मार्च को रोकेगी, और हुकूमत भरपूर ताकत का इस्तेमाल करेगी। मौजूदा पार्टी क़यादत की इमरान खान की रिहाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जब हमने मुहिम चलाई है तो ये हमारा हिस्सा बनने के बजाय हमारे खिलाफ हो गए। एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ नहीं हुई, हुकूमत हमारे खिलाफ नहीं हुई, खुद तहरीक इंसाफ हमारे खिलाफ हो गई है। ये इमरान खान की रिहाई की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? लीगल कमेटी जिसको सलमान अकरम राजा हेड करते हैं, वो फीस की मद में 1.5 अरब रुपए ले चुकी है। रऊफ हसन 8 लाख रुपए। तो फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि चूंकि सोहेल खान अफरीदी साहब नाज़रीन इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, वो नवंबर में एक तहरीक का आगाज कर सकते हैं, लिहाजा उस मार्च को, उस तहरीक को रोकने के लिए जरूरी है मुज़ाकरात, जरूरी है कोई ना कोई हल, यानी अवामी तहरीक ना चले, पब्लिक एक जो मूवमेंट है वो ना चले। और इसी के साथ नाज़रीन एक ट्वीट भी आया है, अमजद अली शाह साहब जो प्रेसिडेंट है ISF के, वो लिखते हैं हम पाकिस्तान के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं, तलबा को मुल्क बचाने के लिए खड़ा होना होगा, सब तैयार रहें, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि मुल्क भर की हम यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जा रहे हैं और हम एक बाकायदा से तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। अब नाज़रीन इसी हवाले से आज एक अलीमा खान साहबा ने अडालत जेल के बारे में गुफ्तगू की है, फवाद चौधरी साहब, और ये जो मुलाकातें और ये सारी चीजें हो रही हैं ये आप सुन रहे हैं। जो जेलों में बैठे हुए हजारों लोग, आप उनकी क्यों नहीं फिक्र कर रहे हैं? जिन्होंने जंग लड़ी है और जिन्होंने जेल काट रहे हैं, जिनके घर टूटे हैं, जिन्होंने जो इतना जुल्म सहा है, जिनकी फैमिलीज पीछे गुर्बत में बैठी हुई है, आपने कभी एक दफा उनका सवाल नहीं पूछा? जो इमरान खान के लिए जंग लड़े पिछले 2.5 साल से, जो पाकिस्तान के लिए जंग लड़े, मुझे समझ नहीं आती आप उनके बारे में क्यों नहीं पूछ रहे? आप क्या ये देखें। अलीमा खान साहबा ने नाज़रीन ये भी कहा कि सोहेल खान अफरीदी साहब को इमरान खान का पैगाम पहुंच चुका है और पार्टी के लिए हिदायत पार्टी रहनुमाओं तक भी पहुंच चुकी हैं। यानी खान ने नाज़रीन जो पैगाम पहुंचाना था वो पहुंच चुका है। ये भी आप सुन लें। अब देखें, मैंने तो वो पैगाम दिया जो इमरान खान ने हमें कहा था कि आप तक पहुंचा दें, और बाकी जो डायरेक्शन होती है वो अपने पार्टी के लोगों को उन्होंने दे दी होगी और उनके पास होगी। नहीं, नवंबर के एहतजाज के हवाले से भी कोई डायरेक्शन थी? क्योंकि आपने ही देनी होती है, आपकी मुलाकात होती है, आपने पार्टी को देनी होती है डायरेक्शन, मतलब कि खान साहब ने ये कहा। सुनो, आपको क्यों वो बताएंगे कि क्या डायरेक्शन है? वो पार्टी वालों को बताएंगे, और उन्होंने पार्टी वाले भी अंदर गए हैं, पार्टी के लोग अंदर थे जब अदालत लगी हुई थी, उनको दे दी होगी। हमने तो आपको वो मैसेज दिया जो इमरान खान हमें देते हैं कि आप तक पहुंचा दें, और उन्होंने आपने अवाम तक पहुंचा दिया होगा। उन्होंने कहा था तैयारी पकड़ें। आज नाज़रीन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ, जहां पर जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, जिन्होंने इससे पहले सोहेल खान अफरीदी और सलमान अकरम राजा के बारे में ये कहा था कि जाएं भाई जाकर मुलाकात करवा लें इनकी अडयाला जेल में, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फुल बेंच के हुक्म के बावजूद हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। ये सलमान अकरम राजा साहब ने बाकायदा से अरबाब ताहिर साहब को कहा कि भाई हमारी मुलाकात एक फुल कोर्ट के फुल बेंच के हुक्म के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं हुई, हम ये दरखास्त मुलाकात के लिए नहीं सुन रहे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स, अदालत ये हिदायत कर दे कि इमरान खान से मेरी मुलाकात करवा दी जाए ताकि हिदायत ले सकूं। और ये इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करने के हवाले से है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मुझे इतनी इजाजत दे दें कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट बंद करने की जो दरखास्त आपने समात के लिए मुकर्रर किया है उस पर इमरान खान की क्या राय है, वो मैं एक दफा इमरान खान से मिलकर वो सुनकर आऊं, उससे हिदायत लेकर आऊं ताकि आपके सामने मामला रखूं। लिहाजा आप मेरी इमरान खान से मुलाकात के बराए मेहरबानी
احکامات جاری کر دیں. اس پر جسٹس ارباب طاہر نے کہا کہ فل بینچ نے عمران خان سے ملاقات کا آرڈر تو کر دیا تھا. ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سر وہ صرف زبانی آرڈر تھا, تحریری حکم نامہ جاری نہیں ہوا تھا. ارباب طاہر صاحب نے کہا کہ آرڈر نہیں ملا, ہم نے آرڈر پر دستخط کر دیے تھے, آپ نے آرڈر کے لیے اپلائی نہیں کیا ہوگا. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سر ہم اپلائی کر چکے ہیں لیکن دوبارہ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ برائے مہربانی آج کے احکامات جاری کر دیں, آج حکم نامہ دے دیں کہ آج میری ملاقات کروا دی جائے. جیل حکام سلمان اکرم راجہ کی عمران خان سے ملاقات یقینی بنائیں. جسٹس ارباب طاہر آج ملاقات کا دن ہے, آج ہی ملاقات کرنے دے دیں, یہ سلمان اکرم راجہ نے کہا. آج ہو یا آئندہ منگل ملاقات ہو جائے. جسٹس ارباب تو سلمان اکرم راجہ نے کہا نہیں سر آج ہی ملاقات کروا دے, آج ہی ملاقات ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو ایک بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا جہاں پر جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آرڈر دے چکے ہیں, اس پر میرے دستخط ہو چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آرڈر ہمیں نہیں دیا گیا, بلکہ جو زبانی آپ نے کہا تھا صرف وہیں تک یہ ساری چیزیں ابھی تک موجود ہیں, اور یہاں سے آگے کوئی بھی ایسی ڈیولپمنٹ یا کوئی بھی ایسی چیز یہاں سے آگے مزید پروسیڈ نہیں کی ہے. ناظرین یہاں پر ایک میں آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر ایک بڑا انٹرسٹنگ کمنٹ سنوانا چاہتا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا, اور یہ شہباز شریف صاحب کی وہ تعریف کر رہے ہیں, یہ سن لیں آپ. نہیں, آرٹیکل 3 ایک نیا ڈالیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوں گے, ہمارے دوست, ہمارے بھائی پنڈی والے وہ طاقت کا سرچشمہ ہوں گے, وہ حاکم ہوں گے اور ہم غلام ہوں گے. یہ ڈال دیں اس میں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمیں اس طرح کی کوئی چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو نہیں لکھے نا, کیوں نہیں لکھتے؟ میں آپ کی اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ کو خود پتا ہے چلمن سے لگے ہیں, چھپے بیٹھے ہیں, سامنے سامنے شہباز شریف صاحب ہیں, رانا صاحب ہیں, آپ ان کو باکسنگ میچ میں مکے مارے, یہ بیچارے ڈیفینڈ بھی نہیں کریں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ان کا بھی, یہ ہے نا. آخر میں ناظرین ایک خبر آج دن 10 بجے 10:30 یا 11 بجے کے قریب آئی کہ سپریم کورٹ کی بیسمنٹ میں ناظرین ایک دھماکہ ہوا ہے, اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایئر کنڈیشنر کا جو گیس سلنڈر تھا وہ وہاں پر پھٹا ہے, اور اس کے بعد معزز ججز ناظرین وہاں سے بھاگے ہیں. 12 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ جو عملہ تھا ناظرین وہ جھلسا ہے, زخمی ہوئے ہیں, شدید انجریز آئی ہیں, برن ہوا ہے, اور ججز ناظرین بھاگے ہیں. فائر بریگیڈ کی جو گاڑی ہے 25-30 منٹ لیٹ تھی. بہرحال ناظرین یہ جو دھماکہ تھا یہ سپریم کورٹ کی بیسمنٹ میں ہوا. یہ ناظرین اس عمارت کے اندر دھماکہ ہوا ہے, اور یہ ایک ٹیکنیکل فیلئر تھا اور اس کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے. لیکن ناظرین سپریم کورٹ کے اندر ہی جو آئین پھٹا ہے ناظرین, یہ دھماکہ اس سے بڑا ہے, اور جب یہ آئین پھٹا ہے ناظرین اس کی وجہ سے پورا ملک ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے اندر عمارت کے اندر بیسمنٹ میں جو دھماکہ اس کی وجہ سے ججز بھاگے اور سپریم کورٹ کا عملہ بھاگا ہے, لیکن ناظرین اس وقت پورا ملک بھاگ رہا ہے. پورے ملک کے اندر اس دھماکے کی جو آئین پھٹا ہے ناظرین, جو آئین پھٹ رہا ہے, مزید پھٹ رہا ہے, آئین کے جو دھماکے ہو رہے ہیں ناظرین, پورا ملک اپنے کان بند کر کے پھاٹ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے, اور افراتفری پورے ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.